नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 9 जनसंचार सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन का टॉपिक राजस्थान का पर्यावरण आंदोलन खेजड़ली आंदोलन पेज नंबर 127 से पढ़ेंगे कि राजस्थान का पर्यावरण आंदोलन होने के क्या कारण थे, इस आंदोलन का प्रमुख स्रोत कौन था, इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था। इन सारी बातों की चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे, इस अध्ययन बिंदु में करेंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण समृद्धि भारतीय परंपराओं का महत्वपूर्ण पहलू है। प्राचीन काल से ही प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर भाव का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे जब जनसंख्या वृद्धि होने लगी, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने लगी, धीरे धीरे जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ने लग गई, जनसंख्या वृद्धि होने लगी तो औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे अपने आप तेज होती गई, तीव्र होने लगी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया। जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर धीरे धीरे दबाव होता गया, इनका अप्रत्याशित दोहन होने लगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका दोहन करने लगे, पेड़ पौधों को काटने लगे, बस्तियों को समाप्त करने लगे। ऐसी दशा में पर्यावरण को बचाना विकास प्रक्रिया के एक पूर्व आवश्यकता बनी। पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन प्रारंभ हुए। पर्यावरण आंदोलनों को नए आंदोलन का नाम दिया गया। भारत में भी पर्यावरण आंदोलन होते रहे हैं, जिन्हें पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। आप इसे अंडरलाइन कर ले, ध्यान से रखें कि पर्यावरणीय आंदोलन किसे कहते हैं। तो भारत में भी पर्यावरण आंदोलन होते रहे, इन्हें पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं जिन्हें पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। वे वास्तव में लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों से संबंधित आंदोलन थे। समाजशास्त्रीय दृष्टि से इन आंदोलनों को प्राकृतिक संसाधनों के लिए लोगों के आंदोलन भी कहा जाता है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, उनके दोहन, संरक्षण एवं सुरक्षा से संबंधित आंदोलनों को ही सामान्य रूप से पर्यावरणीय आंदोलन कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में पर्यावरण आंदोलन की, जिसे खेजड़ली आंदोलन कहा जाता है। अब हम राजस्थान का जो पर्यावरण आंदोलन है, जिसको खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है या खेजड़ली आंदोलन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खेजड़ली आंदोलन का स्रोत यानी कि कारण क्या था, जिसके कारण से ये खेजड़ली आंदोलन आरंभ हुआ था। हम जिस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध खेजड़ली नाम के एक गांव से है। ये जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था, इसका प्रमुख कारण है कि उसका संबंध खेजड़ली नाम के एक गांव से है। एक गांव से राजस्थान के जोधपुर शहर के दक्षिण पूर्व में 26 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। इस गांव का नाम खेजड़ी नाम के वृक्ष पर ही रखा गया। ये जो गांव का नाम खेजड़ली पड़ा है, ये खेजड़ी वृक्ष के नाम पर ही रखा गया। ऐसा कहा जाता है या ऐसा मान्यता है कि इस गांव के आसपास खेजड़ी के असंख्य वृक्ष थे। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के आसपास जो है खेजड़ी के असंख्य वृक्ष थे। खेजड़ी के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष को पुराने समय में से ही बहुत आदर भाव से देखा जाता था कि जो खेजड़ी का वृक्ष है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र वृक्ष है और इस कारण से इसको बहुत आदर किया जाता है, आदर भाव से देखा जाता है। इस वृक्ष की बहुआयामी उपयोगिता भी रही है, यानी कि इस वृक्ष की अत्यधिक उपयोगिता भी है। खेजड़ली आंदोलन सन 1730 में इसी गांव में हुआ था। जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था वो 1730 में इसी गांव में हुआ था। इस आंदोलन को प्रथम चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस जो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन ही खेजड़ली आंदोलन, या पूछा जाता है खेजड़ली आंदोलन क्या है, तो खेजड़ली आंदोलन को ही चिपको आंदोलन भी कहा जाता है कि इस आंदोलन को प्रथम चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खेजड़ली के हरे वृक्षों को बचाने के लिए इस आंदोलन की एक अग्रणी साहसी महिला थी, उसका नाम था अमृता देवी।
इस आंदोलन की जो अग्रणी थी वो एक महिला थी और उस महिला का नाम था अमृता देवी। उनकी 3 बेटियां थी, आशु, रत्नी और भागूबाई। ये जो इस आंदोलन की जो अगुआ अमृता देवी थी, इनकी 3 बेटियां थी, आशु, रत्नी और भागूबाई। आंदोलन की अगुआ अमृता देवी थी। इनके नेतृत्व में खेजड़ली क्षेत्र के अनेक लोग जो विश्नोई समुदाय से थे साथ जुड़े हुए थे। ये आंदोलन हरे वृक्ष और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए मानव के बलिदान की परंपरा का एक उदाहरण है। अब यहाँ कहा गया है कि अमृता देवी की दृढ़ता और साहस की घटना से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में अमृता देवी ने बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता से और साहस से इस घटना को अंजाम दिया, इस आंदोलन को अंजाम दिया। आंदोलन की शुरुआत हुई थी खेजड़ी के हरे वृक्ष के लिपटकर स्वयं का सिर कटवाने वाली सशक्त महिला की प्रेरणा से विश्नोई समुदाय के 294 पुरुषों और 69 महिलाओं ने अर्थात विष्णु समुदाय के कुल 363 सदस्यों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। कह रहे हैं यहाँ पर अमृता देवी ने बहुत ही दृढ़ता और साहस के साथ इस घटना की शुरुआत की थी। खेजड़ी के हरे वृक्षों के सहारे लिपट करके स्वयं का सिर कटवाने वाली सशक्त महिलाओं की प्रेरणा से जो विश्नोई समुदाय के 294 पुरुष और 69 महिलाओं ने विश्नोई समुदाय के कुल 363 सदस्यों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। प्रमुख घटनाक्रम, इसका प्रमुख घटना जो थी वो थी खेजड़ली आंदोलन की सबसे प्रमुख घटना सितंबर 1730 में घटित हुई थी। इतिहास के अनुसार भारतीय पंचांग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलिदान की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को मंगलवार था। अमृता देवी खेजड़ली गांव में अपनी 3 बेटियों के साथ अपने घर में थी। अचानक अमृता देवी को पता चला कि जोधपुर के महाराजा के यहाँ से अनेक लोग खेजड़ली गांव में आए और लोगों का ये एक बहुत बड़ा समूह था जो जोधपुर महाराजा के मंत्री की आज्ञा से ये लोग वहाँ के एक विशेष प्रयोजन से आए थे, विशेष कार्य से आए थे। प्रयोजन था खेजड़ी के हरे वृक्षों की बृहद स्तर पर कटाई करना, खेजड़ी के वृक्षों को बड़े पैमाने पर काटना, बृहद स्तर पर कटाई करना, हरे वृक्षों को काट करके उनकी लकड़ियों को चूना बनाने के लिए काम में लेना। ये चूना जोधपुर महाराजा द्वारा एक नया महल निर्मित करने के लिए तैयार करना था। अब ये जो प्रमुख कारण था वो था कि खेजड़ी के हरे वृक्षों को एक बड़े स्तर पर काटना और हरे वृक्षों को काट करके उनकी लकड़ियों से चूना बनाना। लकड़ियों से जो चूना बनेगा उस चूने से जोधपुर के महाराजा के द्वारा बनाएगा एक महल निर्मित है, उसके लिए तैयार करना था। जोधपुर के महाराजा के द्वारा एक महल निर्मित किया गया था, उसके लिए इस चूने को तैयार करना था। खेजड़ी के वृक्ष सहज रूप से उपलब्ध थे और वहाँ पर जो है खेजड़ी के वृक्ष आसानी से उपलब्ध थे, आसानी से मिल गए थे। यद्यपि यह क्षेत्र रेगिस्तान का ही एक भाग था, लेकिन खेजड़ी के असंख्य वृक्षों के कारण इस क्षेत्र में बहुत हरियाली थी। राजदरबार के आदेश से आए लोग खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटकर ले जाने के प्रयोजन से खेजड़ली गांव में थे। उस समय अभय सिंह जोधपुर के महाराजा थे। अमृता देवी ने हरे वृक्ष को काटने का पुरजोर विरोध किया। विश्नोई समुदाय की धार्मिक मान्यता के अनुसार एक तो खेजड़ी का वृक्ष बहुत पवित्र होता है, दूसरा खेजड़ी के हरे वृक्ष को काटने पर पूर्ण सामाजिक प्रतिबंध था। अमृता देवी ने भी धार्मिक मान्यता के आधार पर तर्क के साथ हरे वृक्षों को काटने का विरोध किया। अमृता देवी के तार्किक विरोध को देखकर सामंती इरादों से आए समूह ने कुछ देर के लिए पुनः विचार किया। अमृता देवी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि यदि हरे वृक्ष काटने से नुकसान होता है तो वे लोग अपना इरादा बदल देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। यदि
उन्हें रिश्वत की राशि मिल जाती है तो अर्थात हरे वृक्षों को बचाने के बदले अमृता देवी को धनराशि चुकानी होगी, अन्यथा होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहें। कि यानी उसके बदले में उसे एक शर्त रखी गई कि अमृता देवी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि यदि हरे वृक्ष को काटने से, हरे पेड़ों को काटने से कोई नुकसान होगा तो वे लोग अपना इरादा बदल देंगे, और यदि उन्हें रिश्वत की राशि मिल जाती है तो वो हरे वृक्ष को नहीं काटेंगे, हरे वृक्ष को छोड़ देंगे। अमृता देवी को इसके बदले में धनराशि चुकानी होगी, अन्यथा होने वाले नुकसान के लिए तैयार है। उसके बदले अमृता देवी को धनराशि देनी होगी। अगर वो धनराशि नहीं देंगे तो वो उस नुकसान के लिए तैयार है। अमृता देवी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अमृता देवी ने कहा कि इस प्रकार के सौदेबाजी एक कलंक है। धार्मिक आस्था के अनुसार ये कृत्य निंदनीय है। अमृता देवी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में खेजड़ी के एक भी हरे वृक्ष को नहीं काटने देगी। इसके बदले उसे अपना बलिदान भी देना है तो वो तैयार है। यानी कि उसके बाद में जब उसके सामने इस तरीके की शर्त रखी गई, शर्त को उसने ठुकरा दिया और धार्मिक आस्था के अनुसार उसके ये कृत्य जो था वो निंदनीय था, बुराई के योग्य था। तो अमृता देवी ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो एक भी खेजड़ी के हरे वृक्ष को नहीं काटने देगी, चाहे इसके बदले में उसे अपना बलिदान भी देना पड़े तो वह देने के लिए तैयार है। अमृता देवी के शब्द कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त किए गए हैं। अमृता देवी ने उस समय जो शब्द कहे थे वो इस प्रकार अभिव्यक्त किए गए, प्रस्तुत किए गए। सर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात मानव का सिर कट जाए लेकिन उसके बदले में वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता है। क्या कहा गया है? सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात मानव का सिर कट जाए लेकिन उसके बदले में वृक्ष बच जाता है तो भी सस्ता है। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए स्वयं के बलिदान का प्रस्ताव जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। अमृता देवी ने अपने जीवन का इस सर्वोच्च मूल्य के अनुसार अपना बलिदान देना स्वीकार किया। उसके साथ उसकी तीनों बेटियों ने भी हरे वृक्षों को बचाने के लिए अपने जीवन का त्याग कर देने का निश्चय कर लिया। वे तीनों युवतियां अमृता देवी के साथ ही एक एक वृक्ष को अपनी बाहों में लपेटकर उनसे चिपक गई। ही महाराजा के वहाँ से आए उनके सेवकों ने अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियों को वृक्षों के साथ ही काट दिया। अमृता देवी और उसकी बेटियों के बलिदान का समाचार जंगल में आग के समान चारों ओर फैल गया। विश्नोई समुदाय के लोग एकत्र होने लगे। समुदाय के 83 गाँव में सूचना हो गई कि सभी एक साथ मिलकर सामूहिक कार्यवाही का निर्णय लिया। एक वृक्ष पर एक विश्नोई समुदाय का सदस्य लिपट गया। इस प्रकार एक एक करके वृक्ष काटने लगे। उनके साथ मानवीय बलिदान हो रहा था। एक एक मानवीय बलिदान भी हो रहा था। विश्नोई समुदाय के लोग अपनी इच्छा से अपना बलिदान कर रहे थे। वो वृक्षों को बचाने के लिए लगे होते। बूढ़े, युवा, बालक, महिलाएं, युवतियाँ, नवविवाहित युवक युवतियाँ भी पीछे नहीं हटे थे इस काम के लिए। जब उन्होंने देखा, उस गांव खेजड़ली गांव के अन्य युवक युवतियों ने, अन्य लोगों ने देखा, बूढ़े और बच्चों ने देखा कि हमारे गांव के हरे भरे खेजड़ली के वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो सबने अपने गांव के उन वृक्षों को बचाने के लिए अपना सहयोग दिया। एक एक वृक्ष से एक एक पुरुष, महिला या बच्चे, नव युवक युवतियाँ भी इस काम को करने से पीछे नहीं रहे, चिपक करके उसको बचा रहे थे। एक इरादतन उपद्रव सा दृश्य था। विश्नोई समुदाय ने हरे वृक्ष काटने वालों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। वृक्ष काटने वाले समूह अपने कार्य को अधूरा छोड़कर जोधपुर चले गए और महाराजा के समक्ष, महाराजा के सामने पूरी घटनाक्रम का वर्णन किया। अब तक कुल 294 पुरुष और 69 महिलाएं शहीद हो चुके थे। ये सभी विश्नोई समुदाय के थे। बूढ़े, युवा, युवतियाँ, विवाहित, अविवाहित, अमीर, गरीब, सभी का प्रतिनिधित्व रहा। सभी इस काम को करने में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
अब आता है आंदोलन का प्रभाव। हरे वृक्षों को बचाने के लिए किस प्रकार से लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस संपूर्ण घटना को, पूरी घटना को सुन करके उस समय के जो जोधपुर के तत्कालीन महाराज अभय सिंह थे, उन्होंने अपने ही अधिकारियों के द्वारा, अपने ही मंत्रियों के द्वारा किए गए जो कृत्य था, उस कृत्य के पीछे, उस घटना के पीछे अफसोस प्रकट किया, अपनी गलती को स्वीकारा। खेद प्रकट करते हुए ताम्रपत्र पर एक आदेश जारी किया, यानी दुख प्रकट करते हुए उन्होंने ताम्रपत्र पर एक आदेश लिखा, आदेश जारी किया। इस आदेश का कथन निम्न प्रकार था, यानी कि उस आदेश में जो कथन लिखा गया था वो इस प्रकार था। पहला, विश्नोई गांवों की राजस्व सीमाओं के अंदर सभी प्रकार के हरे वृक्षों की कटाई एवं जानवरों के शिकार को कठोरता से प्रतिबंधित किया गया कि विश्नोई जो गांव हैं, उन गांवों की राजस्व सीमा के अंदर सभी प्रकार के हरे वृक्ष हैं, उनको नहीं काटा जाएगा और जानवरों का भी कोई शिकार नहीं करेगा। शिकार करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा, यानी पूरी तरह से उस गांव में वृक्षों को काटने और जानवरों को मारने पर कठोरता कर दी गई थी। अब दूसरा आता है, यह भी आदेशित किया गया कि यदि भूल से कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे राज्य द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। दूसरा आदेश ये दिया गया कि अगर गलती से भी, भूल से भी कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, इस नियम को तोड़ता है, तो उसे राज्य सरकार के द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा, यानी उसे राज्य सरकार के द्वारा सजा दी जाएगी। फिर आता है, इस प्रकार के घटनाक्रम के प्रभाव से शासक परिवार के किसी भी सदस्य ने विश्नोई गांवों में एवं उसके आसपास के गांवों में कभी कोई शिकार नहीं किया था। फिर आता है, खेजड़ली आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सुरक्षा के संबंध में एक उच्च आदर्श स्थापित करने वाली असाधारण घटना थी। अब हम पढ़ेंगे अन्य समाज सुधारक आंदोलन। समाज में सामाजिक बुराइयों को समाज व्यवस्था के लिए व्यवधान समझा जाता है, तो सुधार की आवश्यकता होती है। यूँ ही कह सकते हैं कि जब जब भी समाज व्यवस्था में विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं तथा समाज का ढांचा विरोधाभासी व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है, तब सुधारवादी आंदोलन का जन्म होता है। यानी कि इसमें बताया गया कि जब जब जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं या समाज व्यवस्था, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं वो समाज व्यवस्था में व्यवधान डालती हैं या उनको व्यवधान समझा जाता है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता होती है। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब जब समाज व्यवस्था में कोई भी विकृति आई है, कोई भी कमी आई है, तो उसको सुधारने के लिए तथा समाज का ढांचा विरोधाभासी व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है, तब सुधारवादी आंदोलनों का जन्म होता है। भारतीय समाज में भी समय समय पर सुधारवादी आंदोलन हुए हैं। समाज में सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक असमानताएं, सामाजिक भेदभाव, अन्याय, शोषण आदि सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध जन चेतना जागृत करने के जो आंदोलन किए जाते रहे हैं, उन आंदोलनों को सुधारवादी आंदोलन कहा गया है। अब इसमें बताया गया है कि सामाजिक चेतना और सामाजिक बुराई, भेदभाव आदि इन सबको समाप्त करने के लिए जो आंदोलन किए गए उनको सुधारवादी आंदोलन कहा गया। इन्हीं आंदोलनों के द्वारा तत्कालीन सामाजिक दशाओं, कुप्रथाओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों को समाप्त कर नई व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास होते रहे हैं। यहाँ पर कुछ विशिष्ट सुधारवादी आंदोलनों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। अब इस पाठ में कुछ छोटे रूप में सुधारवादी आंदोलन प्रस्तुत किए गए हैं, यानी यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला जो सुधारवादी आंदोलन है वो है ब्रह्म समाज। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ था। इसका जो प्रारंभ था वो था ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद। फिर राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। फिर दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तो राजा राम मोहन राय के दर्शन में रंग भेद, धर्म, संप्रदाय और जाति को कोई स्थान नहीं था। यही तत्व आंदोलन के आधारभूत वैचारिक तत्व थे। अब आती हैं आंदोलन की विशेषताएं। इस आंदोलन की मुख्य निम्न विशेषताएं। पहला, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध। इस आंदोलन में मूर्ति पूजा और उनके द्वारा जो किए गए कर्मकांड हैं उनका विरोध किया गया। वेदांत, उपनिषद और भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार एकेश्वरवाद की स्थापना। इसमें वेद के द्वारा, उपनिषद के द्वारा और भगवत गीता के जो सिद्धांत हैं उनके द्वारा ईश्वर को एक माना गया है। एकेश्वरवाद की स्थापना की गई है। एकेश्वरवाद से है कि ईश्वर एक है। इसमें बताया गया है चाहे वेद हो, उपनिषद हो, भगवत गीता हो, उन सभी के जो सिद्धांत हैं उनको देख करके यहाँ पर एकेश्वरवाद की स्थापना की गई कि ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। फिर आती है जाति व्यवस्था की बुराइयों की समाप्ति करना। नारी के उद्धार को प्राथमिकता, सती प्रथा की समाप्ति। अब इस ब्रह्म समाज की स्थापना में जाति व्यवस्था की जो बुराइयां थी उनको समाप्त करना था और नारी के उद्धार को प्राथमिकता दी गई कि नारी का उद्धार किया गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। और इसमें सती प्रथा की समाप्ति की गई। जो पहले सती कर दिया जाता था वो समाप्त कर दिया। बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। और इसमें बाल विवाह का विरोध किया गया, यानी बाल विवाह करने पर रोक लगाई गई और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। और जो कम उम्र में स्त्रियां विधवा हो जाती थी उन्हें पुनर्विवाह करने का समर्थन किया गया, उन्हें दोबारा विवाह करने का अधिकार दिया गया। बहु विवाह का विरोध किया गया और जो बहु विवाह था उसका विरोध किया गया, उसको बंद करने का आदेश रखा गया। देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, केशव चंद्र सेन आदि की भूमिका उल्लेखनीय थी। आंदोलन की सक्रियता लगभग 30 वर्ष तक रही। फिर आता है प्रार्थना समाज। इस आंदोलन को भी राजा राम मोहन राय की विचारधारा के आधार पर प्रारंभ किया गया था। पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय। फिर आधार पर किया गया और कब की गई थी, सन 1857 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले केशव चंद्र सेन थे, अर्थात इस आंदोलन का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। इनके साथ महादेव गोविंद रानाडे ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है जाति प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध करना। इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन में भी जाति प्रथा और बाल विवाह पर विरोध किया गया। फिर विधवा विवाह का समर्थन किया गया। नारी शिक्षा का प्रचार करना, जो विधवा विवाह था उसको तो समर्थन किया और नारी शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया। जन साधारण के अधिक समीप होना। फिर हिंदुत्ववादी कट्टरता एवं सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनका ध्येय वाक्य था वेदों की, उनका जो ध्येय वाक्य था वो था वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में वेदों की व्याख्या एवं अपने वैचारिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। अब आती हैं आर्य समाज आंदोलन की विशेषताएं कि आर्य समाज आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताएं। पहली है मानव जीवन के बीच बंधुत्व की भावना को विकसित करना। जो मानव है उनके बीच में बंधुत्व की भावना का विकास करना।
दूसरी, स्त्री पुरुष के बीच असमानता को दूर करना। जो पहले के समय में स्त्री पुरुष के बीच असमानताएं थी, उन असमानता को समाप्त करना। समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और कर्म के आधार पर योग्यता अर्जित करने के अवसर उपलब्ध कराना। सभी के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना का विकास। फिर बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध, कि बहुदेववाद की देवता अनेक हैं और मूर्ति पूजा में जो लोग विश्वास करते हैं उसका विरोध किया गया। बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया गया। अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। शुद्धि आंदोलन, धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाना इस समाज का प्रमुख उद्देश्य था। कि जो शुद्धि आंदोलन है उसमें धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू लोग थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाना, उनको वापस हिंदू बनाना था। सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। अब आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में बंगाल राज्य के बेलूर में इस मिशन को स्थापित किया था। रामकृष्ण मिशन का दर्शन तथा गतिविधियाँ पूर्व एवं पश्चिमी संस्कृति के समन्वय को दर्शाता है। आध्यात्मिक मूल्य ही जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसी इनकी मान्यता थी। अब आती है रामकृष्ण मिशन की आंदोलन की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता थी सबका स्वामी एक ईश्वर है, सभी धर्म अलग अलग मार्ग उसे प्राप्त करने की बात करते हैं। इसमें बताया कि सबका स्वामी है वो एक ईश्वर ही है और सभी धर्म अलग अलग मार्ग उसे प्राप्त करने की बात करते हैं। दूसरा, जाति प्रथा का विरोध करना, ब्राह्मणों के अधिकारवाद का विरोध करना। फिर मानवतावादी विचारों से जन कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन, छुआछूत का विरोध करना, जन सामान्य के जीवन में यूरोप और अमेरिका के अंधे अनुकरण का विरोध करना। जो जन सामान्य के लोग थे, जन सामान्य थे या जो व्यक्ति थे वो यूरोप और अमेरिका की अनुसार अपने आप को बनाते थे, उसका विरोध करना, उनकी तरह ना बन करके अपने हिसाब से ज़िंदगी को चलाना, उसके हिसाब से आगे बढ़ना। तो उन्होंने उस अनुकरण का विरोध किया। फिर है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आधारित मानव सेवा के कार्य करना। भारत के समाज सुधार के उद्देश्य से और भी अनेक आंदोलन हुए, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने नवजागरण, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता एवं विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज के माध्यम से गरीब निरक्षर लोगों के लिए स्त्री पाठशालाएँ, कन्या पाठशालाएँ, विद्यालय, कानूनी सहायता केंद्र प्रारंभ किए। इसी प्रकार सन 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा पर ध्यान देने के लिए सत्यशोधक नामक समाज की स्थापना की। अल्पसंख्यक समुदायों में समाज सुधार आंदोलन। भारत में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने तथा विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने के लिए आंदोलन हुए। इसमें अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन सर महमूद इकबाल द्वारा शुरू किया गया था। अब कह रहे हैं जो मुस्लिम अल्पसंख्यक या समाज सुधार आंदोलन थे, उसमें भारत में जो मुसलमान थे उनकी आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए आंदोलन किए गए थे। इसमें मुख्य जो आंदोलन थे वो था अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन सर महमूद इकबाल के द्वारा शुरू किए गए थे। आंदोलन और शेख अब्दुल हामिद शाह का आंदोलन
प्रमुख है। भारत में पारसी समुदाय के निर्धन लोगों तथा महिलाओं को शिक्षित करने में सहायता के लिए चलाए गए कार्यक्रम आंदोलन के रूप में ही थे। इसमें पारसी पंचायत प्रमुख हैं। इनके माध्यम से पारसी समुदाय के जटिल सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार लाने के प्रयत्न होते रहे हैं। सिख समुदाय में गुरुद्वारे के माध्यम से सामाजिक सुधार के अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए। जो सिख समुदाय हैं उनके द्वारा गुरुद्वारे में बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार के कार्यक्रम संचालित किए गए, जो समाज सुधार आंदोलन के रूप में थे। जो आंदोलन चलाए गए, जो कार्यक्रम चलाए गए थे, वो सभी समाज सुधार के रूप में थे। इस प्रकार भारत में सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जागृति उत्पन्न होती रही। समाज में कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना और उनकी रक्षा के लिए आंदोलन होते रहे। इन सभी आंदोलनों के प्रभाव से हमारे देश में भी युगानुकूल परिवर्तन होते रहे। इसी के प्रभाव से भारतीय समाज की एक विशिष्ट वैश्विक पहचान सुदृढ़ होती रही है। यानी कि इसी के कारण से जो हमारा भारतीय समाज है वो विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना सका है, अपनी एक पहचान को कायम कर सका है। धन्यवाद।